संवादिता और जनता के मुद्दों के लिए हमेशा एक्शन लेने को तैयार रहते हैं। 7 बार के विधायक और वर्तमान में सरकार में कैबिनेट मंत्री वरिष्ठतम विधायक अनिल विज जी हमारे साथ हैं। जिंदगी के इतने लंबे सफर में कई तरह के उतार चढ़ाव देखे, लेकिन अपनी बेबाकी को, अपनी साफ छवि को, अपनी ईमानदारी को, अपने एक्शन लेने की ताकत को कभी पीछे उन्होंने नहीं छोड़ा, उसको बरकरार रखा है। और आज भी उसी शिद्दत के साथ, उसी मेहनत के साथ, उन्हीं विचारों, उन्हीं नैतिक जिम्मेदारियों के साथ वो राजनीति कर रहे हैं। उनसे चर्चा करेंगे, उनके निजी जीवन पर भी बातचीत होगी, हरियाणा के विकास के विजन पर बात होगी और आज जो देश प्रदेश की राजनीति है तमाम पहलुओं को छूने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्वागत करते हैं सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि लंबा आपका जीवन रहा है, सार्वजनिक जीवन जिसको हम कहते हैं कि पब्लिक लाइफ रही है, तो जाहिर तौर पर आपने बहुत कुछ देखा होगा राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में, देश की राजनीति में। सबसे पहले मेरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ है, कितना उतार चढ़ाव आपने सार्वजनिक जीवन में, राजनीति में देखा? देखिए, चीजें सभी आगे बढ़ती रहती हैं, समय आगे चलता रहता है, नई नई बातें आती रहती हैं, नए नए विचार आते रहते हैं, नए नए थॉट आते रहते हैं। परंतु मैं जिस पार्टी से हूं, जिसमें मैंने इतने वर्ष लगाए हैं, वो पार्टी एक विचारधारा वाली पार्टी है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वाली पार्टी है और हम उसी को सामने रख के काम करते हैं। अपनी संस्कृति को भी देखते हैं, वो भी फले फूले और राष्ट्र भी फले फूले, उसको सामने रख के हम काम करते हैं। रुकावटें आती रहती हैं, दिक्कतें आती रहती हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम अपने रास्ते पर, अपनी सोच पर डट के खड़े रहें। जिस बेबाकी से आप बोलते हैं वो बहुत दिन तक आज की राजनीति में ठहरती नहीं है। आपके अपनों को आप चुभने लगते हैं, लेकिन आपने ना वो बेबाकी छोड़ी, ना आपकी प्रभावशीलता कम हुई है। इसके पीछे का राज क्या है? सैद्धांतिक राजनीति? अब देखिए, राजनीति में कौन किस लिए आ रहा है, ये तो वही बता सकता है। कई अन्य अन्य कारणों से भी लोग राजनीति में आ जाते हैं, पर हमें बचपन से ये सिखाया गया कि राजनीति सेवा का माध्यम है, राजनीति लोक कल्याण का माध्यम है, राजनीति देश को आगे ले जाने का माध्यम है, राजनीति लोगों के पास जो नहीं है उनको वो दिलाने का माध्यम है। हमें ये सिखाया गया और बचपन से सिखाया गया। मैं तो लगभग जिस तरह 1970 से इस संगठन के साथ जुड़ा हुआ हूं। कॉलेज में पढ़ता था मैं, तभी मैं इस संगठन के संपर्क में आया और इस संगठन की जो विद्यार्थी शाखा है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का, उसका मैं जनरल सेक्रेटरी रहा हूं। और फिर भिन्न भिन्न जो हमारे संगठन हैं उनमें भी समय समय पर काम करने का मौका मिला है, काम किया है जितना कर सकता हूं। मैं कभी ये नहीं कहता कि मैंने बहुत किया, तुच्छ किया, पर किया है, कोशिश की है, किया है, मन से किया है और अपनी 100% ताकत लगा के किया। उसमें मैं कभी कटौती नहीं लगाता। बहुत कम लोग जानते होंगे या जानते भी होंगे कि आपने निर्दलीय भी चुनाव लड़ा। मतलब तेवर जो आज हम आपके देखते हैं, कभी गब्बर कभी गालिब, वो तेवर आज के नहीं है।
फिर आपको पूरी कहानी सुनानी पड़ेगी मुझे। सुनना चाहते हैं आपको दर्शक, अगर आप ऑन डिमांड रहते हैं आप पब्लिक में। अगर आप ये पूछ रहे हैं, जी मैं कभी भी चुनावी राजनीति में नहीं आना चाहता था। संगठन में काम करता था, उसके बाद मेरी बैंक में नौकरी लग गई। बैंक में नौकरी करता था मैं, स्टेट बैंक में 17 साल मैंने नौकरी की। 1990 में जब यहां से सुषमा स्वराज जी विधायक होती थी, वो राज्यसभा में चली गई। यहां पर बाईपोल आ गया। वो समय ग्रीन ब्रिगेड का समय था। आपने नाम सुना, इनेलो की यूथ विंग, आपने नाम सुना। जी जी। उससे पहले बीजेपी और इनेलो मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन वो राज्यसभा के आते आते वो गठबंधन से अलग हो गए थे। दोनों पार्टियों में चैलेंजबाजी हो गई थी कि हमारी मदद के बिना बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत सकती। ऐसे हालात में वो चुनाव आया। पार्टी मेरे पे दबाव डाल रही थी कि आप लड़ो। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर उनको मना करा कि नहीं, मैं नहीं लड़ सकता, मैं नौकरी करता हूं और मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी, मेरी तो अभी पेंशन भी नहीं लगी। तो बड़ा मुश्किल था। लेकिन फिर पार्टी के सभी संगठनों ने जब पूरा मेरे पर दबाव डाला और एक प्रकार से आदेश दिया कि आपको चुनाव लड़ना है, तो 1990 में मैंने रिजाइन देके पहला चुनाव लड़ा। और वो चुनाव, हालांकि चुनाव बाय इलेक्शन हमेशा सरकारें जीतती हैं, लेकिन वो चुनाव मैं जीता। यहां से मुझे संगठन की तरफ से कहा गया कि अब पार्टी से रिजाइन करता हूं। मैंने रिजाइन कर दिया। 96 में चुनाव आ गया, 96 में लड़ लिए चुनाव, जीत गए। 2000 में फिर आया, फिर लड़ लिए, फिर जीत लिए। 2005 में फिर चुनाव आया, फिर लड़ लिए, लेकिन तब मैं 562 वोटों से हारा, केवल 562 वोटों से। 2009 में फिर चुनाव आ गया, लेकिन केंद्र के कुछ नेता लगातार मेरे से संपर्क में थे और फिर उन्होंने मुझे 2009 में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। मैंने पूछा भी क्यों किया? कहते अपने अधिकार से किया। कारण नहीं बताया उस वक्त भी आपको कि क्यों पहले पार्टी से बाहर निकाला, रिजाइन मांगा मेरे से? नहीं, वो बात आई भी, पर वो बात हुई नहीं उस वक्त। उन्होंने कैंडिडेट बना दिया। 2009 में मैं जीत गया, 14 में जीत गया, 19 में जीत गया, 25 में जीत गया। 7 चुनाव मेरे जैसे साधारण आदमी को अंबाला छावनी की जनता ने मुझे जिताई, यहाँ की जनता ने। लेकिन इस बार आपको चुनाव में नाराजगी भी रही, वो क्या नाराजगी थी? आपने खुले तौर पर कहा कि आपकी पार्टी के लोग भी थे, अधिकारियों पर भी आपने आरोप लगाया, आपने यहाँ तक कह दिया कि भाई मैं डल्लेवाल की तरह अनशन पर बैठ जाऊंगा, मैं अपनी आत्मा से काम करता हूँ, आत्मा की आवाज़ सुन के बात करता हूँ, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब देखिए, कुछ लोगों को पसंद नहीं भी होता,
वैसे इतने लंबे जीवन में मेरा पहली बार हुआ। कुछ लोग नहीं चाहते थे मैं जीतूं, उन्होंने बहुत सारे लोगों को हमारे से तोड़ा भी, और भी जो कुछ कर सकते थे उन्होंने किया भी, लेकिन मेरा नाम अनिल विज है। चुनाव जीत के दिखाऊंगा। कुछ लोगों ने करी शरारत, अब क्यों करी, किसने करवाई, अब मैं तो इसमें ज्यादा पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि उनकी सारी मेहनत बेकार चलेगी, मैं फिर जीत गया। वो लोग आज भी पार्टी में ही हैं? मुझे उनके बारे में जानकारी नहीं। आपने अपनी सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाया था, क्या वो भी उसी चीज का हिस्सा था या वो अलग कोई मैटर था, या आपको ऐसा लगा, भ्रम हुआ कि सुरक्षा में कोताही बरती जा रही है? नहीं, वो चुनाव में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, कोई अच्छा। बड़ी बात नहीं है वो। जी जी। पर क्योंकि हो गई थी तो वो फिर चर्चा में भी आ गई सारे बात कि मेरा किसी गांव में कार्यक्रम था और जब आप कार्यक्रम करते हो तो चुनाव आयोग से परमिशन लेके करते हो कि भी मैंने वहां कार्यक्रम करना। तो जब चुनाव आयोग को पता है तो प्रशासन को भी पता है, लेकिन वहां कुछ डिस्टरबेंस थे और वहां पर जैसा प्रशासन को सुरक्षा का इंतजाम करना चाहिए था, प्रशासन ने नहीं किया था। बस ये बात थी, बाकी कुछ नहीं। शहीदी स्मारक बना रहे हैं आप यहाँ पर, उसके बारे में जरा बताइए कि ड्रीम प्रोजेक्ट एक तरह से आपका वो है। देखिए, जो शहीदी स्मारक है उसके लिए मैंने 30-40 साल संघर्ष किया, क्योंकि हमेशा हमने भी किताबों में वही पढ़ा था कि आजादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी भी है, कोई हम उसको मैं जुटलाता नहीं, लड़ी। लेकिन कांग्रेस का जन्म हुआ था सन 1885 में। एक अंग्रेज था A.O. ह्यूम, जिसने कांग्रेस बनाई थी। कांग्रेस के जन्म से भी 28 साल पहले 1857 में भी सारे देश में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा गया। बेशक हम उस वक्त कामयाब नहीं हुए, पर युद्ध लड़ा गया और वो सशस्त्र युद्ध लड़ा गया। हजारों लाखों लोग उसमें मारे गए, लेकिन उनके लिए कभी किसी ने आंसू नहीं बहाया, कभी उनको कोई याद नहीं करता, कभी किसी ने उनको श्रद्धांजलि नहीं दी। तो ये एक ऐतिहासिक भूल हुई है जिसको मैं सुधारने की कोशिश की है। हमने यहां पर 22 एकड़ में लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत से शहीदी स्मारक बना कर दिया, और 1857 में जहां जहां पर जो जो हुआ था उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से कहीं पर किसी ढंग से दिखा रहे हैं, कहीं पर किसी ढंग से दिखा रहे हैं, इसमें दिखाने की कोशिश की है। इसमें 22 गैलरियां हैं। और जब हमने और अध्ययन किया तो ऐसे दस्तावेज भी सामने आ गए कि उस लड़ाई की रचना बालाकंड से शुरू हुई थी। अच्छा, जो 1857 की क्रांति थी, जो जिसको हम पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, वो अंबाला से शुरू हुई थी। मेरठ से 9 घंटे पहले यहाँ शुरू हो गई थी। यहाँ 61 नेटिव इन्फेंट्री हथियार लेके बैरकों से बाहर आ गई थी। जहां जहां पर भी सारे देश में उस 1857 में अंग्रेजों के जुल्म और हिंदुस्तानियों की हद टकराई, हमने उसको जीवंत करके इसमें दिखाया। इसका उद्घाटन होने वाला है। प्रधानमंत्री जी से हमने प्रार्थना की है और हमें उम्मीद है कि जल्दी समय मिलेगा और इसका उद्घाटन होगा।
अब मैं आपके बयानों को लेकर आपसे सवाल करना चाहती हूँ। अनिल विज साहब बयान दे और सुर्खियां ना बने, ऐसा कम ही हो पाता है, और बयान ना भी दे, अगर पोस्ट डालते हैं सोशल मीडिया पर तो वो भी सुर्खियां बनती हैं। इसके पीछे का क्या राज है सर? इसके पीछे एक ही राज है, वो मैं आज आपको बता रहा हूँ, मैं कभी किसी को बताता नहीं हूँ। लोग यहाँ से बोलते हैं, मैं यहाँ से बोलता हूँ, जो कहना होता है स्पष्ट कहता हूँ, लोग हेर फेर करके कहते हैं, ये अंतर है बस। कभी परेशानी भी हो जाती है, कभी कई बार हो जाती है आपको परेशानी जब अपनों के खिलाफ बोल देते हैं? होती है। देखो ऐसा है, ऐसा तो जिंदगी में हो नहीं ना सकता कि सब कुछ ठंडा ठंडा कूल कूल। अगर कोई शेर अगर आपको याद आ रहा हो इस सिचुएशन पर तो आप वो भी सुना सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले कहा कि गब्बर और गालिब दोनों हैं आपके अंदर, वो दोनों रूप हम गाहे बगाए देखते हैं। अचानक से हमारे सामने वीडियो आती है कि फटकार लगाई जा रही है बड़े बड़े अधिकारियों को, फिर अगले दिन हमें एक ऐसी वीडियो आती है जहां आप गाना गुनगुना रहे हैं, तो दोनों ही रूप देखते हैं हम आपके। मैं ना सम रहता हूँ हर हाल में। लोगों को लगता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, पर वो गुस्सा नहीं आ रहा होता, मैं अपने फर्ज का निर्वहन कर रहा होता हूँ, और अगले मिनट में वैसे का वैसा होता हूँ। मैं सम रहता हूँ, मैंने जिंदगी में सम रहना सीखा। आपको गांधी परिवार से कुछ ज्यादा ही लगाव है, या आपको अच्छा लगता है? क्या रीजन है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, आजकल राहुल गांधी लंबे वक्त से आपके निशाने पर रहते हैं? नहीं देखिए, ऐसा है कि मेरे से जो पूछा जाता है मैं उसी बात का जवाब देता हूँ। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग मेरे से उन्हीं के सवाल क्यों पूछते हो, ज़रा मुझको नहीं मालूम, पर मेरे से कोई भी पूछो। कैसे नेता राहुल गांधी? चलो मैं पूछ लेता हूं। कोई भी पूछो जवाब, मैं तो हर प्रश्न का उत्तर देता हूँ, मैं तो कभी भागा नहीं। तभी मैं कैसे नेता है राहुल गांधी? कुछ लोग कहते हैं प्रधानमंत्री बनेंगे एक दिन। सारी पार्टी तो उसने खत्म कर दी अपनी, 90-95 चुनाव हार चुका है, और अब जो इनकी हालत देखी है, आज 22 प्रदेशों में हमें 22 प्रदेशों भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरा है 22 प्रदेशों में। और आने वाले भी जो चुनाव हैं, अब पंजाब का खास तौर से मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं पंजाब की सीमा पे बैठा हूं। पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, लेकिन वो सोचने का तरीका आपके सियासी विरोधी पंजाब में कहते हैं ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करें, ईडी सीबीआई का नाम देके पार्टी का नाम रख दिया बीजेपी का। हारने वाला रोता तो है ही है, और आजकल विपक्षी पार्टियों को तो शायद कहीं पे ढूंढूंगा मैं भी, शायद कहीं ना कहीं कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज इन्होंने खोल दिया कि जब हार जाओ तो क्या नाम लेके रोना है, तो वो इनको वहां सिखाया जाता है। तो जब हारते हैं तो वो फिर कोई ईवीएम कहता है, कोई ईडी कहता है, कोई कुछ कहता है। अरे ईडी है या आईबी है या सीबीआई है, किस लिए है? और क्या सजा को देती है? सजा कोर्ट देती है। क्या कोर्ट में आपको अपना पक्ष नहीं रख रहे? आप योजनाबद्ध तरीके से देश की सारी संवैधानिक संस्थाओं को ये कुचलना चाहते हैं, क्योंकि इनका अगर आप पिछला राज देखो, अगर हम बात करेंगे बहुत दूर और बहुत लंबी चली जाएगी। इन्होंने हमेशा तानाशाही से राज किया। आपने नायब सिंह सैनी जी के साथ भी काम किया, दोनों के साथ कहाँ ज्यादा आपको ठीक लगा, या फिर पटरी कुछ ज्यादा मैच नहीं हुई? नहीं, दोनों ठीक है। मनोहर लाल जी के साथ भी मेरे बहुत पुराने संबंध हैं, बहुत पुराने। वो आरएसएस की वजह से? क्योंकि आरएसएस की वजह से बहुत पुराने संबंध है, उनके साथ भी काम करके बहुत आनंद आया। और नायब सिंह सैनी तो जैसे मेरा छोटा भाई है, तो मेरे जिले का ही है, तो उनके साथ भी काम करके आनंद आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बीच बीच में नाराजगी आती रही, या आप सब गिले शिकवे? कोई गिला शिकवा नहीं? ऐसा पता क्या होता है, नाराजगियां होती नहीं है, कुछ लोग अपने फायदे उठाने के लिए बना देते हैं। हमारी किस बात की नाराजगी है? सबने अपना अपना काम करना है, मैं अपना काम करता हूँ। पहले 2014 और उसके बाद हमने देखा कि जब लोकसभा चुनाव थे तब भी एक बड़ा बदलाव हुआ। दोनों ही वक्त हम लोगों को लग रहा था, मतलब मीडिया में रहते हुए हम लोगों को लग रहा था कि अगर मुख्यमंत्री कुर्सी पर कोई बैठेंगे
तो आप बैठेंगे। आपको भी ऐसा ही एहसास था? बहुत बार आपसे सवाल पूछा भी गया होगा। मैं और पूछ लेती हूँ। इस सवाल का भी जवाब दे देता हूँ। मैंने जिंदगी में कभी भी कुछ बनने के बारे में कभी सोचा नहीं। कभी भी मेरे ज़हन में बात भी नहीं आती। जब चुनाव होते हैं, जीतने वाले सारे एमएलए दिल्ली में होते हैं, मैं अम्बाला कैंट में होता हूँ। 7 बार ऐसे तो कोई विधायक नहीं बनता ना। अम्बाला कैंट में होता हूँ, क्योंकि बाकियों ने बनना होता। मैंने ना बनना, ना मैंने कभी कुछ मांगा, ना मैं किसी से कभी कुछ मांगू। हमें तो जहां ड्यूटी लगा देते हैं, खड़े हैं, खुश हैं, संतुष्ट हैं। एक कष्ट निवारण समिति की बैठकें होती हैं, जन समस्या सुनी जाए, वो भी आपने बंद कर दी थी? नहीं, बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई थी उस रीजन से? हाँ। अच्छा। तो कभी कभी मैं सिरसा इतनी अटेंड करके आया, कैथल इतनी अटेंड करके आया, मेरे गले रहने का कोई ऐसा जिला ही नहीं होगा जिसमें मैंने न अटेंड की हो। अब मेरे को बदल के यमुनानगर लगा दिया। पिछले महीने मैं यमुनानगर अटेंड करके आया हूँ, अब फिर जाऊँगा। लास्ट शुक्रवार को जाता हूँ, अब फिर जाऊँगा। एक अभी रोहतक में अर्जुन चौटाला ने एसपी के साथ कुछ ऐसे भाषा का इस्तेमाल किया जिस पर विवाद हुआ, तो हमने इस पर भी चर्चा की। तो आगे से मेरे से पूछा गया कि आप तब चर्चा क्यों नहीं करते जब कैबिनेट मंत्री अनिल विज किसी महिला अधिकारी के साथ ऐसे बहस करते हैं? मैं तो करता नहीं। उपासना जी का नाम लेते हैं, कोई सिरसा वाला कोई केस ऐसी बात उठाते नहीं हुई। काम करने के लिए कहना मेरी ड्यूटी है, मैं मंत्री हूँ। अफसरशाही हावी है। जनता ये जो ग्रीवेंस कमेटी बनी हुई है ना, सब जगह से धक्के खा के वहां पहुंचती है। पहले पटवारी के पास जाती है, फिर तहसीलदार के पास जाती है, फिर एसडीएम के पास जाती है, फिर डीसी के पास जाती है। जब नहीं सुनवाई होती फिर वहां आते हैं। उनकी बातें ना सुने, उनको इंसाफ ना दें, कहाँ जाएंगे लोग? सुनना पड़ता है तो कहना भी पड़ता है। किसी को अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता। अफसरशाही हावी है, विपक्ष बार बार आरोप लगाता है। मुझे तो कभी लगा नहीं। और मैं ऑन कैमरा आपके सामने कह रहा हूं कि मुझे तो कोई भी हरियाणा का अधिकारी मना करता नहीं है। रिस्पेक्ट करते हैं सारे, और मैं भी करता हूं। अब काम करने के लिए कहना, कोई पत्र लिखना, ये वो, दैट इज पार्ट ऑफ माई जॉब। और कुछ लोग बना देते हैं बातें, बनाते रहे, हम तो परवाह करते नहीं किसी की, हम तो अपने रास्ते चलते रहते हैं। एक सबसे बड़ा मुद्दा है, आपको भी लगता होगा, मुझे भी लगता है, आप चाहे सरकार जो भी कहे, इसमें क्राइम बहुत बढ़ गया है। आपके पास होम मिनिस्ट्री थी, ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पनप रहा है सर हरियाणा में, पंजाब की तर्ज पे बिल्कुल वैसे ही, इसका क्या हल है? नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री जी कर भी रहे हैं और काफ़ी सख्ती कर रखी है, और अभी एक वो फोर्स भी एटीएस भी बनाई है, तो कर रहे हैं सारा। लेकिन आप मानते ना क्राइम तो बढ़ा है पिछले सालों में? क्राइम है, क्राइम की भी परिभाषाएं होती हैं। एक तो है कि तभी मैंने कहा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, एक है गली मोहल्ले में लड़ पड़े, दोनों बातों में अंतर होता है। चलिए अब जाते जाते आप दर्शकों के लिए कुछ या तो गुनगुना दीजिए या कुछ सुना दीजिए शेर और शायरी। गर्दिश में होता रे, ना घबराना प्यारे, गर तू हिम्मत ना हारे, गर तू हिम्मत ना हारे, तो होंगे वारे न्यारे। गर्दिश में होता रे, ना घबराना प्यारे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और ऐसे गुनगुनाते रहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, स्वस्थ रहेंगे तो इस जनता के लिए जिन्होंने आपको 7 बार विधानसभा चुनकर भेजा, उनके लिए और ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत कीमती वक्त निकाला, बहुत अच्छी बातें की, और जैसा कि आपने कहा कि मैं यहाँ से नहीं, यहाँ से बात करता हूँ, और मुझे सच में लगा कि आपने आज यहीं से ही बात की है। एक राजनेता के तौर पर नपे तुले शब्दों का इस्तेमाल कम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।